बीमार गधे की तरह। एमाइलोइडोसिस दुनिया में इंतहाई कम लेकिन खौफनाक बीमारी है। इसमें जिस्म में प्रोटीन जमा हो जाती है और ये जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को तबाह करती चली जाती है। इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। अमेरिका में ट्रायल बेसिस पर चंद इंजेक्शन बने हैं। ये रीढ़ की हड्डी के सिरे पर बोन मैरो में लगवाने पड़ते हैं और ये एक इंतहाई तकलीफ दे अमल होता है। जनरल परवेज मुशर्रफ इस बीमारी में मुब्तला हैं और ये तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं। ये अच्छे इंसान थे या बुरे, ये फैसला अब अल्लाह ताला और वक्त करेगा। लेकिन जहां तक इनकी बीमारी का ताल्लुक है तो हमें अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगनी चाहिए। अल्लाह दुश्मन को भी बीमारी से बचाए। जनरल साहब दुबई में जेरे इलाज हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 25 जून को अपनी अहलिया और डॉक्टरों की टीम के साथ दुबई में जनरल परवेज मुशर्रफ की अयादत की और इन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी, लेकिन फैमिली ने माजरत कर ली। उनका कहना था पाकिस्तान में इलाज की सहूलत मौजूद नहीं, लिहाजा इन्हें इस्लामाबाद ले जाना इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगा। जनरल बाजवा की मेडिकल टीम ने फैमिली से इत्तफाक किया और यूं जनरल परवेज मुशर्रफ की वापसी मुलतवी हो गई। ये वाकया हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। पाकिस्तान में बेहतरीन इलाज CMH में दस्तयाब है। मियां नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए थे तो फौजी डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया था। मेरे दोस्त और हम सब के चौधरी अनवर अजीज के साहबजादे दानियाल अजीज का 16 जून को एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली, लेकिन ये शदीद जख्मी हैं। ये भी इस वक्त CMH रावलपिंडी में जेरे इलाज हैं। आर्मी के अपने मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और मेडिकल कोर की तारीख भी 150 साल पर मुहित है, लेकिन हम इसके बावजूद साबिक आर्मी चीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ भी 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद लंदन में इलाज करा रहे हैं। इनकी हार्ट सर्जरी भी हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक लंदन में हुई और ये भी उस वक्त वजीर आजम थे। आसिफ अली जरदारी भी सदारत के दौरान 3 बार दुबई और लंदन में जेरे इलाज रहे और मलाला यूसुफजई को 9 अक्टूबर 2012 को बेंगोरा में TTP ने गोली का निशाना बनाया। ये भी बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में जेरे इलाज रहीं। हमारी पार्लियामेंट में बैरून मुल्क इलाज का बाकायदा फंड मौजूद है और इस फंड से अरकान पार्लियामेंट को इलाज के लिए दूसरे मुल्कों में भी भिजवाया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स भी इलाज के लिए बाहर जाते हैं और बिजनेसमैन तो मैनिक्योर और पेडिक्योर भी बाहर से कराते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा? सच तो ये है पाकिस्तान में मेयारी इलाज दस्तयाब नहीं। इलाज हो जाए तो हम पोस्ट ऑपरेशन की केयर में दुनिया में बहुत पीछे हैं। यूरोप में ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के फौरन बाद, ऑपरेशन के बाद पहले 3 दिन और इसके बाद बहाली तक का अमला मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है और ये अपने काम के लिए ट्रेंड होते हैं, जबकि यहाँ मरीज को मरने तक एक ही किस्म के लोग नजर आते हैं और हमारी अद्वियात भी यूरोपीय स्टैंडर्ड से बहुत पस्त हैं। हमारी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की कोई दवा मगरबी दुनिया में नहीं बिकती। रही सही कसर मेडिकल स्टोर पूरी कर देते हैं। ये अद्वियात को धूप और गर्मी में रख कर इन्हें दवा नहीं रहने देते, लिहाजा मुल्क के ज्यादातर मुक्तदर लोग अद्वियात भी दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं और ऑपरेशन और तिब्बी मशवरे भी मगरबी डॉक्टर से करते हैं। जस्टिस राणा भगवान दास मेरे मेहरबान थे। ये अपने लिए डिस्प्रीन बाहर से मंगवाते थे। मैं इन्हें कहता था पाकिस्तान में डिस्प्रीन के हजारों ब्रांड्स हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं खरीदते? उनका जवाब होता था मैं जल्दी नहीं मरना चाहता। वो रिटायरमेंट के बाद बेटे के पास अमेरिका भी शिफ्ट होना चाहते थे। उनका कहना था पाकिस्तान में ओल्ड एज बीमारियों का इलाज मौजूद नहीं और आप अगर बीमार हो जाएं तो ये जालिम आपको बेहोश करके चीर फाड़ देते हैं। मुल्क के ज्यादातर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने भी सिर्फ मेडिकल केयर के लिए मगरबी मुल्कों की शहरियत ले रखी है और ये वो हकीकत है जिससे हम आंख नहीं चुरा सकते। क्या हम अपने तिब्बी शोबे को इम्प्रूव नहीं कर सकते? हम 100% कर सकते हैं। दुबई से अमेरिका तक दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आईं इंसानों ने की और ये भी हमारी तरह सोशल एनिमल थे। चुनाचे हम भी कर सकते हैं, मगर हमें ये करने के लिए इनकी तरह सोचना और काम करना होगा। इसराइल की आबादी सिर्फ 92 लाख है। हमारा लाहौर शहर पूरे इसराइल से बड़ा है।
लेकिन ये मुल्क साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, एप्पल कंपनी और अमेज़न अपने तमाम नए फीचर्स इसराइल से बनवाते हैं और इसराइल हमारे साथ बना था। अमेरिका की पूरी तारीख 125 साल से ज्यादा नहीं। यूरोप पहली और दूसरी आलमी जंग के बाद मलबे का ढेर था। जापान 1960 तक एटमी राख का तनूर था और चीन 1980 तक आवाम के लिए खुराक पूरी नहीं कर पा रहा था, जबकि सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की और भारत हमारे सामने क्रॉलिंग करते करते अपने पांव पर खड़े हुए। हम इस फहरिस्त में क्यों शामिल नहीं हैं? आपने कभी सोचा? हमारी पस्ती की हजारों वजूहात हो सकती हैं, लेकिन 3 इंतहाई अहम हैं और हम जब तक ये वजूहात दूर नहीं करते, हम उस वक्त तक इसी तरह जमीन पर रेंगते रहेंगे। और इनमें से पहली वजह, हम 75 साल बाद भी ये फैसला नहीं कर सके ताकत का असल सरचश्मा कौन है। मुल्क फौज ने चलाना है या सियासतदानों ने? और मुल्क का आईनी और कानूनी ढांचा क्या होना चाहिए? मेरी रियासत से दरखास्त है, आप एक ही बार ये फैसला कर लें। रियासती ताकत अगर फौज के पास होनी चाहिए तो फिर तमाम इख्तियारात फौज को दे दें और 25 साल तक इनसे किसी किस्म का हिसाब ना मांगें। और अगर मुल्क सियासतदानों ने चलाना है तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन का एक मजबूत सिस्टम बना दें। इलेक्शन वक्त पर हो, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। हुकूमत खा 6 माह बाद बदल जाए, इसे बदलने दें, लेकिन इलेक्शन 5 साल बाद ही हो। इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और गाड़ी चलने लगेगी। हम एंटी बिजनेस और एंटी प्रोग्रेस भी हैं। हम सरमाया और रोजगार पैदा करने वाले बिजनेसमैनों को मारना शुरू कर देते हैं। हम आज तक सड़कों, गलियों और नालियों का स्टैंडर्ड भी तय नहीं कर सके। हमारी सड़कें और गलियां 2 माह में क्यों टूट जाती हैं और यूरोप की 200 साल तक क्यों महफूज रहती हैं? क्योंकि यूरोप में स्टैंडर्ड है। ठेकेदार वहां इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आ सकता, जबकि हम आज तक ये स्टैंडर्ड ही तय नहीं कर सके। लिहाजा पूरे मुल्क को बैठकर एक ही बार ब्लू बुक तैयार कर लेनी चाहिए। इसमें ईंट, सरिये और सीमेंट से लेकर वफाकी सेक्रेटरी की ट्रांसफर और तकर्रुर तक हर चीज लिखी हो और ये 25 साल के लिए लॉक कर दी जाए। इसे देवता भी न बदल सके। पाकिस्तान में फौज क्यों कामयाब है? क्योंकि ये बुक के मुताबिक चलती है। ये किसी को किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं देती। हम ये सिस्टम सिविल में कॉपी क्यों नहीं करते? और 3, हम नफरत से भरे हुए मुनकिस्म लोग हैं। हम काबिल तरीन शख्स को भी सियासी, मजहबी, नस्ली और तबकाती फांसी घाट पर लटका देते हैं। हमने बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स तक आपस में तकसीम कर रखे हैं। ये मियाँ साहब का बंदा है और ये जरदारी साहब का, और ये फौज के साथ है और ये सिविल के साथ। हम नमाज तक अपनी मर्जी के इमाम के पीछे पढ़ना चाहते हैं। हमें ये सिलसिला भी बंद करना होगा। अगर इसहाक डार मईशत अच्छी चला रहे थे तो ये 2018 के बाद वजीर खजाना क्यों नहीं रह सकते थे? और अगर शौकत तरीन मुल्क को मजबूत मुआशी पटरी पर ले आए थे तो उन्हें हटाने की क्या जरूरत थी? आप उन्हें काम जारी रखने देते। आपने क्यों चलती हुई ट्रेन का ड्राइवर बदलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया? मुल्क चलाने के लिए सिर्फ 200 लोग चाहिए होते हैं। हमारे पास कहीं ज्यादा काबिल लोग हैं, लेकिन हमारी तेरे मेरे की गर्दान इन्हें इकट्ठा नहीं होने दे रही और यूं मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आप पार्टी, फिरका, मजहब, कौमियत और नस्ल से बालातर होकर 200 शानदार लोग इकट्ठे करें। इन्हें मुख्तलिफ महकमों की सरबराही सौंप दें। ये एक्टिव मिनिस्टर हों, ये सिर्फ काम करें, जबकि सियासी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीरें और तकरीबात में शिरकत करें। यूं सियासत भी चलती रहेगी और काम भी होता रहेगा। और आखिरी चीज, आप इंसाफ को सबके लिए बराबर और महंगा कर दें। कानून अगर मुश्किल और इंसाफ अगर महंगा होगा तो लोग लड़ने भिड़ने से बाज रहेंगे। ये अपने मसले आपस में बैठकर हल कर लिया करेंगे। यूं निचली सतह के इश्यूज निचली सतह पर ही खत्म हो जाएंगे और अदालतों में सिर्फ जराइम के मुकदमे पहुंचेंगे। आप यकीन करें, दुनिया में तरक्की की साइंस इंतहाई आसान है। बस इसके लिए इरादा और अमल चाहिए
اور ہم ان دونوں میں مار کھا رہے ہیں۔ چنانچہ بیمار گدھے کی طرح دنیا کی چوکھٹ پر لیٹے ہیں اور گزرنے والے ہمیں عبرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔